नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोली सिंह और आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेपी शर्मा जी, जो योग में ना केवल परास्नातक हैं बल्कि पिछले 10 सालों से प्रोफेशनली योगा सिखा भी रहे हैं। तो ये आज हमें बताएंगे कि योगा क्या है, योगा कैसे करें और योगा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छे ढंग से जीने के लिए योगा हमें कैसे मदद करेगा। जी। सर, छोटे बच्चों के लिए एज अ योगा टीचर आप क्या सलाह देंगे? छोटे बच्चे उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, सभी आसन कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और सबसे आसान जो आसन है बच्चों के लिए वो है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, जिसको हम बहुत संक्षेप में कहें तो याद रख लेंगे टीटी के बोलते हैं। पहला टी ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन और तीसरा के जो है कटी चक्रासन। ये बहुत आसान है और बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं। जिन बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, तो वो ये तीनों आसन करेंगे तो उनकी वैसे तो लंबाई हमारा फेस, हमारा कलर हमारे पेरेंट्स से आता है, हेरिडिटी है, लेकिन योगासन करके हम अपनी हाइट जो है अपने पेरेंट्स से 4 से 6 इंच बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सर, एक और क्वेश्चन आपसे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ में योगा किस तरीके से हेल्प करता है? योग आपके बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को प्रभावित करता है, आपके मन को, मस्तिष्क को और आपकी आत्मा को। अगर कोई रोग है तो योग से ठीक हो सकता है, अगर रोग नहीं है तो योग से आप निरोगी रह सकते हैं। 100 ईयर्स तक आपको कोई रोग नहीं होगा, बगैर स्टिक के आप आराम से चल सकते हैं, अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जीवे शरद शतम, मतलब 100 वर्ष जिए लेकिन कार्य करते हुए जिंदा रहें। ये नहीं कि बिस्तर पे रहने का नाम जो है वो जीवन नहीं है। तो योग करने से 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त की जा सकती है और कार्य करते हुए समाज के प्रति कुछ दायित्व निभाते हुए किया जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप योगा के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, योग बहुत ही प्राचीन है और हमारे जो प्रथम योग गुरु माने जाते हैं वो शिव माने जाते हैं। शिव ने सबसे पहले अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को योग सिखाया। उसके पश्चात कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, उनको बोला जाता है। उसके बाद पतंजलि हुए हैं, पाणिनि हुए हैं और भी बहुत से हैं। आजकल भी कई लोग हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, निरंजनानंद हैं और बाबा रामदेव को तो सभी जानते हैं। तो योग आजकल जो समझा जाता है केवल आसनों को, शरीर को तोड़ने बढ़ने का योग समझा जाता है। योग वास्तव में पूरा जीवन ही योगमय है। हमारी जो दिनचर्या है वही योगमय है। हम जो भी काम कर रहे हैं जुड़ कर के कर रहे हैं, अपना मन और अपना मस्तिष्क और अपना शरीर दोनों जब एक साथ काम करते हैं वही योग है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि योग कब करना चाहिए और योग करने से पहले या योग करने के बाद हमें अपने खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए? जी, बिगनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रातःकाल का, सुबह 4 बजे से और 7 बजे तक, 8 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसमें हमारा जो स्टमक होता है वो खाली होता है और आसन करने के लिए हमारा स्टमक जो है वो खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो योग के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल 4 बजे से और 8 बजे के बीच में अपनी सुविधा अनुसार आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। भोजन आपको योग के आधे घंटे बाद करना है, नाश्ता करना है आधे घंटे बाद करना है। और जब आप योग अगर शाम को कर रहे हैं, सुबह जिनके पास समय नहीं है, आजकल ऑफिस जा रहे हैं, लेडीज़ भी वर्किंग लेडीज़ हैं, तो शाम को भी कर सकती हैं, लेकिन शाम को। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कि अनिद्रा, तो उसमें योगा किस तरीके से हेल्प करता है? जिन्हें अनिद्रा है, अनिद्रा का मुख्य कारण होता है तनाव। जब हम तनावग्रस्त होते हैं, मन शांत नहीं होता है, तब नींद नहीं आती है। नींद तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा। तो इसमें 2 प्राणायाम हैं जो फ़ायदा करते हैं नींद लाने में। एक तो भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम
भ्रमर शब्द से बना है। भ्रमर में भौरा और उसकी तरह जो गुंजन की जाती है उसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। मैं उसको बता भी देता हूँ, उसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है, प्रसिद्ध तरीका है और सबसे फ़ायदेमंद है वो ये है। इस तरह से आप करेंगे, ये भ्रामरी प्राणायाम है। दूसरा तरीका यह है, ये षटमुखी मुद्रा कहलाती है। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उनसे आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है, नींद अच्छी आएगी। दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जब हम श्वास को गले में हल्के खराटे के साथ लेते हैं और हल्के खराटे के साथ जब छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी हृदय को कंट्रोल करता है, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है और इससे निद्रा अच्छी आती है। इन दोनों प्राणायामों को, उज्जयी प्राणायाम को आप लेटे हुए भी कर सकते हैं। रात में जब बिस्तर पर जाएं, एक तो दूसरा तरीका है कि लोग इस तरह से लेटते हैं शवासन में, उसके बजाय निद्रासन एक आता है, उसमें लेटेंगे तो नींद जल्दी आएगी। और सोने और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप रात में 10 बजे सोते हैं तो 6 बजे नहीं तो कम से कम 8 बजे आपने भोजन कर लिया हो। भोजन भी आपका मिताहार होना चाहिए। मिताहार का मतलब योग में कहा जाता है आधे पेट भोजन करना है, 1/4 पानी के लिए रखना है और 1/4 जो है वो हवा के लिए रखना है, गैस के लिए रखना है। मिताहार करेंगे, भोजन आपका भारी नहीं होगा तो नींद आपको अच्छी आएगी। आपके जागते हुए आपका भोजन पच जाएगा तो नींद अच्छी आएगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ में योगा किस तरीके से हेल्प करता है? फिजिकल हेल्थ में जब आप योग करते हैं उसमें विशेषकर सूर्य नमस्कार किया जाता है। वो होल बॉडी एनर्जाइजिंग, पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है और शरीर के सारे अंग जो हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। बाकी अन्य जो आसन हैं उनका भी लाभ मिलता है, जैसे भुजंगासन है, पवन मुक्तासन है, ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन जैसा मैंने पहले बताया था, कटचक्रासन है, हस्त उत्तानासन है। ये आसन करने से शरीर को फिट रखा जा सकता है। और जब आप योगासन करते हैं तो उसमें सांसों पर भी नियंत्रण किया जाता है। तो आपका मन और जो आप क्रिया कर रहे हैं वो दोनों एकाकार हो जाती हैं। उससे आपका मस्तिष्क भी रिलैक्स होता है, आपका मन भी शांत होता है, शरीर तो आपका सुदृढ़ और सुंदर बनता ही है, सुडौल बनता है। सर, क्या कोई ऐसे कॉमन योगा हैं जो हम सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों? जी हाँ, बहुत से ऐसे आसन हैं जिनको कि सभी कर सकते हैं, लेकिन कुछ आसन में ध्यान रखना है। उच्च रक्तचाप जिनको है उनको कुछ आसन नहीं करने हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है उनको कुछ आसन नहीं करने हैं, गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ आसन नहीं करने हैं, और कुछ आसन ऐसे हैं जो सभी कर सकते हैं। उनमें कोई बंदिश नहीं है, कोई उनमें वो नहीं है। जैसे सर्पासन सभी कर सकते हैं, भुजंगासन सभी कर सकते हैं, पवन मुक्तासन सभी कर सकते हैं, सलवासन अर्धसलवासन सभी कर सकते हैं। इसमें भी अर्धसलवासन तो किया जा सकता है, कोई भी कर सकते, लेकिन अगर आपको पूर्ण सलवासन करना है तो जिनको उच्च रक्तचाप है या हृदय रोग है उनको नहीं करना चाहिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है उन्हें आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। बाकी सारे आसन कर सकते हैं, लेकिन आसनों को करें तो प्रत्येक आसन के बाद कुछ विश्राम हो, तब दूसरा आसन करें। श्वास तेज चल रही है, हाँफ रहे हैं, तब आसन नहीं करना है। जब हम कोई आसन करते हैं, एक आसन किया, उसके बाद जब हम सब आसन में जाते हैं या दूसरा पोस्चर है जिसमें कि हम रिलैक्स होते हैं, मकरासन में रिलैक्स होते हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है कि एनर्जी हमारे उस शरीर के अंग पर ज़्यादा पहुंचती है जिस आसन हमने किया है, जिसके लिए किया है, तो उससे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। तो आज हमारे साथ थे जेपी शर्मा जी, जिन्होंने योग के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। ऐसे किसी भी टॉपिक या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।